Hello. In this video, we will be study about the important question of the pediatrics and the pharmacology. That is the high yield question for the NEET PG and FMG as well. We will discuss in this 40 to 50 questions in this video. So let's start. Okay. So first question is the which of the following is the correct order for the event of the puberty. प्यूबर्टी के लिए सबसे करेक्ट ऑर्डर सबसे पहले होते हैं थैलाक। थैलाक दिखता है ब्रेस्ट बर्ड्स निकलती है, फिर होता है प्यूबार्क और फिर होता है ग्रोथ स्पोर्ट, ग्रोथ प्लेट्स में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद मीनार्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है थैलाक। ठीक है, डी आंसर है थैलाक, प्यूबार्क और फिर ग्रोथ स्पोर्ट्स और फिर मीनार्क। ठीक है, सेकंड है कि एक न्यूबॉर्न नोटेड टू द लार्ज हेड एंड शॉर्ट लिम्स, फर्दर एग्जामिनेशन शॉर्ट ब्रॉड फिंगर्स and the small faces, low normal length are noted, trunks appears long and the narrow confirmed diagnosis should be। अब डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका डायग्नोस क्या है, इस तरीके से देखो, इसकी जो फिंगर है वो स्टार शेप में इसके ये बोलना चाह रहा है इस तरीके से, शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, तो स्टार शेप फिंगर्स एंड लार्ज हेड शॉर्ट लिम्स, ये एक डायग्नोस है एकॉन्ड्रोप्लेसिया। एकॉन्ड्रोप्लेसिया को देखने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके जो स्केलेटन सिस्टम है उसका हम रेडियोग्राफ लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी आंसर। बाकी वाले आंसर क्यों नहीं? ऑप्थेल्मिक कोई कनेक्शन नहीं। ऑर्डर टू द क्रोमोसोम एनालिसिस, जब सबसे पहले हम रेडियोग्राफ लेंगे उसके बाद पता चलाएंगे कि उसके अंदर फिंगर्स में स्टार शेप है या नहीं है, उसके बाद। ठीक है, एग्जामिन्स टू पेरेंट्स नो, पहले इस तरीके से पहले रेडियोग्राफ करेंगे। और एकॉन्ड्रोप्लेसिया वो किस तरीके का डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका डिजीज है और एकॉन्ड्रोप्लेसिया इसका डायग्नोस है और एक्सरे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विच इज नॉट पेयरिंग द माइलस्टोन एज ऑफ द डेवलपमेंट। देखो, माइलस्टोन डेवलपमेंट एज के लिए हम किस तरीके से क्या देखते हैं कि जो 4 मंथ 5 मंथ में नहीं, 4 मंथ में होल्डिंग टू द बोथ हैंड, दोनों हाथों से वो कोई भी चीज को ग्रैप्स कर सकता है बच्चा। 6 मंथ टू ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट, नहीं 6 मंथ नहीं, 7th मंथ टू द ट्रांसपोर्ट द ऑब्जेक्ट, और 6 मंथ ट्राइपॉड कंडीशन ठीक है, 9 मंथ टू द पुल एंड स्टैंडिंग ठीक है। तो इसके इनकरेक्ट कंडीशन कौन सी? ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है 6 ईयर कैन क्लाइम टू अपस्टेयर अल्टरनेटिव फीट्स ट्राईसाइकिल्स एंड रिमेंबर हर नेम एंड एज एंड बट कुड नॉट। जो नैरेट स्टोरेज होती है वो देखने को मिलता है, वो 4 ईयर में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये सब कंडीशन 3 ईयर की है, तो इसका आंसर क्या है? 3 ईयर। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल आउट द सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक्सक्लूसिवली। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए 2 डिजीज होते हैं, एक तो क्वासिओर्कर और मरासमस। ठीक है, इनको करने के लिए क्या होता है कि बीएमआई जो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है, बीएमआई फाल्सली एलिवेटेड हो सकता है, और नॉर्मल स्किन फोल्डिंग थिकनेस भी अलग अलग हो सकती है। किस तरीके से? अगर किसी भी पेशेंट में एडिमा है, एडिमा किस्म होता है क्वासिओर्कर में, तो उसके अंदर जो स्किन फोल्डिंग थिकनेस नॉर्मल होती है, लेकिन एडिमा की वजह से हाई दिखती है, एलिवेटेड दिखती है। उसका जो बीएमआई है वो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है, वो हाई दिख सकता है, एलिवेटेड। ठीक है, तो ये एडिमा में दिख सकता है। तो इस तरीके से इस एडिमा में ये हाई दिखते हैं, तो इस तरीके से हम इनको रूल आउट नहीं कर सकते इसके द्वारा। और जो ईसीएफ पे वॉल्यूम है वो नॉर्मल या रिड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक मतलब जो सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसको रूल आउट करने के ये भी नहीं है। तो इसके लिए क्या आंसर है? नॉर्मल लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास एक्चुअली में लीन बॉडी मास होता है, वो किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है। तो हम प्रोटीन के द्वारा हम उसको सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को रूल आउट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिक है, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड बेस्ट इवैल्यूएट। देखो, क्रॉनिक के लिए होता है हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट होता है एक्यूट के लिए। ठीक है, वेट फॉर हाइट एक्यूट के लिए और हाइट फॉर एज क्रॉनिक के लिए, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन के लिए हाइट फॉर एज। तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, सीवियर माल न्यूट्रिशन
सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एज पर WHO क्राइटेरिया। तो उसके लिए क्या होता है, एक्यूट है ना, एक्यूट के लिए क्या बोला, वेट फॉर हाइट, ठीक है, एक्यूट के लिए वेट फॉर हाइट बोला ना, तो वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज नहीं होगा, वेट फॉर हाइट, और वेट फॉर एज नहीं होगा, वेट फॉर हाइट। अब तो सीवियर है, सीवियर के लिए होता है -3 साइन डेल कार्नो, तो इसका आंसर क्या है, डी। और जो अगर यहाँ क्रोनिक होता है, क्रोनिक में होता है हाइट फॉर एज। तो इस तरीके से याद रखना, बार बार ये सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कि एक 5 ईयर ओल्ड रिकरेंट इन्फेक्शन, लो प्लेटलेट काउंट, और उसमें रेस दिख रहे हैं, और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो ये जो रेस है, एक्जिमा है, और जो प्लेटलेट साइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, और दो रेस दिख रहे हैं, ये होते हैं विस्कोट एल्डरलिच सिंड्रोम में। तो ये क्वेश्चन इस बार INICET 2022 में क्वेश्चन आया था कि विस्कोट एल्डरलिच सिंड्रोम का वो हिस्ट्री दे रखी थी, और 5 ईयर ओल्ड एक चिल्ड्रन था, और उसके अंदर ये था कि उसके अंदर कौन सी जीन का म्यूटेशन होता है। तो इसके अंदर जीन म्यूटेशन होता है, वास्प जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है, वास्प जीन म्यूटेशन। 3-4 दिन पहले ये एग्जाम हुआ है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वहाँ विस्कोट एल्डरिच सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि उसका विस्कोट एल्डरिच सिंड्रोम का ट्रायड क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और सीवियर इन्फेक्शन या इम्यूनोडेफिशिएंसी, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एक्जिमा रेस। उसके अंदर क्या होता है कि एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री दे सकते हैं, वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी वो हो सकता है, मेलानोमा दे सकते हैं। तो इस तरीके से करके विस्कोट एल्डरिच सिंड्रोम को पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 7 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड विद द 6 डे along with conjunctivitis, rash over the palm, red tongue, strawberry tongue and the unilateral cervical lymphadenopathy। तो इसका डायग्नोस क्या होगा। तो इसके लिए आप देखो कि ये किस तरीके से होता है कि अगर 5 डेज से कम है तो उसके अंदर होता है स्कारलेट फीवर, और अगर 5 डेज से ज़्यादा है तो उसके अंदर होता है कावासाकी डिजीज। तो यहाँ 5 डेज से ज़्यादा है, तो इसका आंसर है कावासाकी डिजीज। तो यहाँ पर हिस्ट्री में 6 डे डिजीज, बाकी सेम होता है। स्ट्रॉबेरी टंग है, एक में स्ट्रॉबेरी लिप्स टंग, इस तरीके की हिस्ट्री होती है। तो उसके अंदर स्कारलेट और बाकी वाले सारे रूल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो HSP तो पहले ही रूल आउट हो गया। तो इसमें कावासाकी और स्कारलेट में डिफरेंस करने के लिए इस तरीके से होता है कि स्कारलेट फीवर है वो 5 डेज से कम होता है, और कावासाकी डिजीज 5 डेज से ज़्यादा का होता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि एक अबकार स्कोर 3 at 1 minutes, 3 at 1 minutes अबकार स्कोर होता है। अबकार का मतलब होता है एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमिंस, अपीयरेंस और रेस्पिरेशन। इस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो स्कोरिंग सिस्टम में जो 0 से 3 के लिए वो सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी है, ठीक है, और जो मॉडरेट डिप्रेस्ड बेबी है वो 4 to 6 है, और जो एक्सीलेंट कंडीशन होती है वो 7 to 10 होती है। ये इसकी एक रेंज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसका अबकार स्कोर 3 at 1 minute इंडिकेट टू द किस तरीके का, सीवियरली डिप्रेस्ड बेबी के लिए, ठीक है। ये एक टेबल है, तो इसके द्वारा 0 से 3 सीवियर, 4 to 6 मॉडरेट, और फिर 7 to 10 एक्सीलेंट, ठीक है। तो फॉलोइंग के विटामिन के डिपेंड कोगुलेशन आर नॉट प्रेजेंट इन द चाइल्ड। तो कौन कौन सा जो विटामिन के डिपेंड कोगुलेशन आर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट होता है 2, 7, 9 और 10, 8 नहीं होता, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 year old प्रेजेंट विद साइनोटिक क्लबिंग और द एक्सरे पिक्चर आर शोन अलोंग दिस। तो एक्सरे पिक्चर, मैंने एक एक्सरे पर वीडियो बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक्सरे में इस तरीके से देख लो, फाइंडिंग देखने को मिल रही है आपको, बूट शेप हार्ट, ठीक है, साइनोटिक है, क्लबिंग है, तो बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में, ठीक है। तो इसका आंसर है टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। बाकी वाले में कैसे में दिखने को मिलता है, इसमें मिलता है एग ऑन स्ट्रिंग और फिगर ऑफ 8, ठीक है, फिगर ऑफ 8। और जो टीवी पीवीसी होता है, ठीक है, इसके अंदर जो देखने को मिलता है, इसके अंदर जो देखने को मिलता है पीवीसी, सॉरी ये उल्टा हो गया, जो TAPVC है इसके अंदर मिलता है फिगर ऑफ 8 एंड स्नोमैन अपीयरेंस, ठीक है, स्नोमैन अपीयरेंस। और टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लड फुट शेप एब्स्टिन बॉक्स शेप हार्ट, ठीक है, बॉक्स शेप्ड हार्ट।
तो इस तरीके से हम एक्सरे से डायग्नोस कर सकते हैं कि एग ऑन स्ट्रिंग है, एग ऑन स्ट्रिंग है, तो वो होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज एंड पीबीसी में फिगर ऑफ आर्ट और स्नोमैन अपीयरेंस देखने को मिलता है, और टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट में फुट शेप आर्ट और एब्स्ट्रेन अनोमलीज में बॉक्स शेप आर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री दे रखी है कि 2 ईयर ओल्ड एक मिड शाफ्ट फिस्टुला और द लाइटिंग लीजन ऑन द स्कल, और ये फिबुला में आप देखने को मिल रहा है लाइटिक लीजन और ग्रू न्यूक्लियाई है, और द यूसिनोफिलिक फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफेरेशन हो रखा है। तो लाइटिक लीजन दो तरीके, जो स्कल में लाइटिक लीजन है वो दो डिजीज देखेंगे, एक मल्टीपल माइलोमा और एक लैंगरेंज सेल हिस्टियोसाइटोसिस में देखने को मिलता है। जब भी लाइटिक लीजन देखो, हिस्टियोसेल लैंगरेंज सेल हिस्टियोसाइटोसिस, वो आप ऑप्शन को चूज करोगे। तो इसका आंसर है लाइटिक लीजन लैंगरेंज सेल हिस्टियोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकोलिथियासिस। ब्रोंकोलिथियासिस एक आरएसवी वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में हम रिबाविरिन देंगे। ठीक है, अब देखो रिबाविरिन का क्या काम है कि जो रिबाविरिन होती है वो एंटीवायरल ड्रग होती है। ठीक है, वो आरएसवी इन्फेक्शन, आरएसवी जो वायरस होता है उसके अंदर इसको दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वाला होता है वाइड ओपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड ओपन पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स विद द लार्ज टंग ड्राई लार्ज मैक्रोग्लोसिया और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स है। ठीक है, ये मेन हिस्ट्री। पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स ड्राई स्किन सीन इन द, देखो अगर एंटीरियर फॉन्टेनल्स दिया है ना तो डाउन सिंड्रोम होता है, लेकिन यह पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स है, तो इसका आंसर है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री है मैक्रोग्लोसिया और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स और ड्राई स्किन इस तरीके से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिनोटाइपिकली फीमेल पर्जेंट, उसमें होती है उसके क्लाइट्रोमेगेली है और जेनेटिलिया एम्बिग्युअस है, और इसके अंदर हाइपरटेंशन भी मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 44+XY जो कैरियोटाइपिक दे रखा है इस तरीके से। तो अगर एक्सटर्नली जो मॉर्फोलॉजिकली फीमेल दिख रही है, ठीक है, फिनोटाइपिकली, लेकिन उसका जो क्रोमोसोम है, लेकिन उस क्रोमोसोम डिफरेंट है, तो इस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं कि उसके अंदर किस तरीके की कौन सा डिजीज की डेफिशिएंसी है। तो उसके अंदर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है। ठीक है, और ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी टेस्ट से। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेब्राइल सीजर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब 15 मिनट से ज्यादा हो जाता है ना, तब उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अगर 0 से 15 मिनट के बीच में तो फेब्राइल है, वो सिंपल है। तो इस तरीके से इसका आंसर है फेब्राइल सीजर कॉम्प्लेक्स इन द मोर देन 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है, ए बेबी 18 months of old age present with the poor feeding, irritability, low graded fever. On exam he had bulging anterior fontanelles. CS examination revealed that low glucose. CSF एग्जामिनेशन में लो ग्लूकोज किसमें मिलता है, जब वहां पर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है ग्लूकोज। जब वो बैक्टीरिया ग्लूकोज को खा लेता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज्यादा होता है किसमें, CSF एग्जामिनेशन। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मेनिंजाइटिस को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम रूल आउट कर सकते हैं बाकी वाले ऑप्शंस को। और अगला क्वेश्चन है, 10 month old baby was found the convulsive 45 minutes convulsive seizure or the senior SR recommended to the intravenous lorazepam, but junior resident could not get intravenous assist। तो नेक्स्ट उसका मैनेजमेंट क्या होगा। अब देखो लोराजेपाम है, अगर IV लोराजेपाम नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या देंगे, रेक्टल डाइजेपाम देंगे। ठीक है, तो जो डाइजेपाम का रूट होता है वो रेक्टल होता है, और जो लोराजेपाम होता है उसका IV होता है, सेम वर्क होता है। ठीक है, सेम एक्शन होता है उसका, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो जो कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है उसका जो ट्रायज होता है वो माइक्रोसेफेली मेंटल रिटार्डेशन होता है, पेटेंट PDA होता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस PDA होता है, और उसके डेफनेस होती है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हचिंगसन टीथ नहीं होता, हचिंगसन टीथ मिलता है कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में दिखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में।
ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ द आईवी एड्रेनलिन टर्म इनफेक्ट इन द न्यूनेट्स। ये एफएमजी एग्जाम जून में आया था कि इसका डोज क्या पर है। देखो आईवी पूछा है ना, आईवी में होता है डोज हाई होता है, ठीक है, तो जो लो डोज के 1000 वाले वो रूल आउट हो जाते हैं अब इस तरीके से। और अब रहते हैं 10,000 वाले, 10,000 में आईवी रूट पूछा है ना, तो इसका आंसर है 0.1 to 0.03 ml पर केजी। ये गई में स्टैंडर्ड इसका डोज लिख रखा है और ये जनरली प्रैक्टिकली यही डोज देते हैं, ठीक है, 0.1 to 0.3 ml पर केजी इन द 10,000 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपगार स्टैंड। अपगार स्टैंड फॉर द अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिंस, एक्टिविटी और अपीयरेंस। जो प्रेशर है वो रूल आउट हो जाते हैं, ग्रीमिंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, अवेयरनेस नहीं, अपीयरेंस। तो इसका आंसर बचता है एक ही, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमिंस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। तो इसका अभी हमने एक टेबल देखा था अपगार स्कोरिंग, तो इसका क्वेश्चन आ जाता है कि अपगार स्टैंड फॉर, ये एम्स में आया और नीट में 2 बार आ गया, ठीक है। तो इसका होता है एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमिंस, अपीयरेंस और रेस्पिरेशन। इस तरीके से अपगार स्कोर स्टैंड फॉर। और नेक्स्ट है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाई, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कॉज बाई फोटोथेरेपी, सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 year old प्रेजेंट विद एक्सट्रीमली स्वेलिंग एंड प्रोटोन्यूरिया फाउंड इन द यूरिन एनालिसिस, मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज है, प्रोटोन्यूरिया है। तो नेफ्रोटिक, जो नेफ्राइटिक का टिपिकल जो डिफरेंशिएट है वो क्या है, नेफ्रोटिक है वो हेमेटूरिया होता है, नेफ्राइटिक में हेमेटूरिया होता है, प्रोटीनूरिया होता है, नेफ्रोटिक में होता है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो प्रोटीनूरिया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज है ये, ठीक है। नेफ्राइटिक में हेमेटूरिया, नेफ्रोटिक में प्रोटीनूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू प्रेस्क्राइब द फिनेटोइन, ठीक है, फिनेटोइन दिए एपिलेप्सी में, तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट। जो फिनेटोइन का मोस्ट साइड इफेक्ट है वो है जिंजोइनल हाइपरप्लेजिया। जिंजोइनल हाइपरप्लेजिया के अलावा इसमें नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर हेडेक, माइग्रेन्स इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो जो फेनेटोइन है उसका सीवियर साइड इफेक्ट है जिंजोइनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 3 year old हेल्थी इन्फेंट नोटेड जॉन्डिस, फिजिकल एग्जामिनेशन 3 day old है, ठीक है, एक मैन हिस्ट्री हो गई है। और इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है, रेटिकुलोसाइट, बिलीरुबिन 8.5 है, अनकॉन्जुगेटेड है और कॉन्जुगेटेड 0.8 है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब देखो जब लेस देन 24 आवर्स है ना, वो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस लेस देन 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स वो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का ऑप्शन दे रखा है ये, और बाकी वाले ये होते हैं कि जो 0.5 से मिलीग्राम से ज्यादा की कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वैल्यू है तो वो जॉन्डिस है। अब वो किस तरीके का, वो टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अगर डायरिया अगर आपको जॉन्डिस लेस देन 24 आवर्स में हुआ है तो वो पैथोलॉजिकल है, अगर 24 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स तक है तो आपको फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 year old डायग्नोस विद पेरियार्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस इज द पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ANA बॉडीज टेस्ट पॉजिटिव आया है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इज द टिपिकली प्रेजेंट इन द यूवीआइटिस, तो यहाँ पर ऑप्शन में यूवीआइटिस है, ठीक है, वही आंसर होगा यूवीआइटिस, बाकी देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है 29 वीक जेस्टेशनल इन्फेक्ट रिसेटेड विद द डिलीवरी रूम, सर्फेक्टेंट इज गिवन, कंपोनेंट इज द सर्फेक्टेंट इन थ्रू द एंडोट्रेकियल ट्यूब, क्योंकि उसके लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, तो उसके अंदर फॉलोइंग द मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट इन द सर्फेक्टेंट इज द, तो उसके अंदर जो 70% कंपोनेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, बाकी दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी सेल होती है, टाइप 2 एल्यूलर टाइप 2 सेल्स होती है जो फॉस्फोलिपिड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते। कैल्शियम चैनल ब्रोकर इन द सब SAH में सब एरेक्नोइड हेमरेज के अंदर कौन सी वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। इसमें अंदर जो निमोडिपिन होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है, निमोडिपिन को यूज करते हैं। और इस तरीके से आप रख सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज द यूज इन द अस्थमा, ये बहुत ही सिंपल और हर बार पूछा जाता है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन अस्थमा में यूज कर जाती है वो ओमालीजुमाब, ठीक है,
वो क्या होती है कि आईजीई को, जो आईजीई को होती है उसको सप्रेस करती है, ठीक है, उसके सप्रेशन रोकती है, मास्ट सेल के सीक्रेशन को रोकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो गया ओमालीजुमाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओरल मेडिकेशन पॉपुलर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा चिल्ड्रन यंग डिफिकल्टी टू प्रॉपर एरोजल इनहेलर तो ओरली इनएक्टिव द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को जो इनिबिट करने के लिए, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को इनिबिट करने की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है? जो लूकास जो से रिलेटेड जो भी ड्रग है उनका काम है जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है उसको इनिबिट करना। तो लूकास के लिए कौन सा है? जाफिर लूकास, ठीक है, इसका आंसर है जाफिर लूकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 ईयर ओल्ड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अस्थमा डिफेक्ट टू द पल्मोनोलॉजिस्ट जिलेटिन्स, मैकेनिज्म ऑफ द जिलेटिन्स, मैकेनिज्म ऑफ जिलेटिन्स का, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इनहिबिट टू द 5 लिपो ऑक्सीजनेस, ठीक है। जो जिलेटिन्स है वो एक अस्थमा में रेफर किया जाता है, अस्थमा के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है इनहिबिट करता है 5 लिपो ऑक्सीजनेज को, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द ड्रग इज इन्वॉल्व अवॉइडेड इन द पेशेंट विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस विद अरिथमिया। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस विद अरिथमिया किसका साइड इफेक्ट है? एमियोडोरॉन दी जाती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, ठीक है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो एमियोडोरॉन दी जाती है वेंट्रिकुलर अरिथमिया में। तो उसको पहले एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हम उसमें कोई भी पल्मोनरी डिजीज है या नहीं उसको रूल आउट करते हैं हम। तो इस तरीके से एमियोडोरॉन को एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हम उसके पल्मोनरी फाइब्रोसिस को रूल आउट करते हैं, क्योंकि एमियोडोरॉन का सीवियर साइड इफेक्ट है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस विद अरिथमियाज, ठीक है। तो इस तरीके से अब आता है 34 क्वेश्चन। एक है हाईवे ट्रक ड्राइवर इज द प्रेफ्यूज द राइनोरिया स्नीजिंग। राइनोरिया स्नीजिंग के लिए कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे? तो देखो राइनोरिया स्नीजिंग के लिए कौन सी ड्रग दे सकते हैं? ये दे सकते हैं सिट्राजिन दे सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से किसको आंसर करना है? ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइवर है मतलब सेडेटिव नहीं होना चाहिए, सेडेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका सेडेशन कौन सा नहीं का? सिट्राजिन मतलब एलर्जी की सिम्टम जो उसको कम करती है, आईजी को कम करती है, मास्ट सेल का सीक्रेशन को कम करती है, हिस्टामिन को कम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिट्राजिन को देंगे क्योंकि उसके अंदर सिट्राजिन का सेडेटिव इफेक्ट कम होता है। इससे भी कम होता है जो नई जनरेशन की ड्रग्स है लिवोसिट्राजिन, वो सेडेटिव और कम सेडेटिव होती है लेकिन वो एलर्जिक रिएक्शन को कम करती है। तो इसका आंसर है सिट्राजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ईयर ओल्ड सफरिंग फ्रॉम द रीनल फेलियर किडनी ट्रांसप्लांट ही इज प्रिस्क्राइब द न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स एंड थेरेप्यूटिक इंपोर्टेंस ऑफ द ड्रग ट्रांसप्लांट इज देयर। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये होती है एंटी कैंसर ड्रग होती है, ठीक है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट से कोई मतलब नहीं। और ये एलोप्रियोनियोजेंथिन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर होती है, गाउट में देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एजाथायोप्रियोन। इस तरीके से हम रूल आउट करके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी मतलब पहले पेपर में आ चुका है कि इस तरीके से कौन सी वाली ड्रग देंगे, ठीक है, इस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं डेस्मोप्रेसिन, वन लाइनर, ठीक है। विच ऑफ द टाइप इंसुलिन यूज टू मैनेज इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में डीकेए में हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं, सोचना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज डायरेक्टली स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल को डायरेक्ट स्टिमुलेट कौन सी करती है? वही ड्रग करेगी जो कार्डियक ग्लाइसराइड होगी, कार्डियक ग्लाइसराइड, ठीक है। तो कार्डियक ग्लाइसराइड कौन सी है? डिजिटालिस, जो होती है डायरेक्टली कार्डियक मसल्स पे जाकर के एक्ट करती है, ठीक है, डायरेक्टली कार्डियक मसल्स पे जाके एक्ट करती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू यूज सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द पेशेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या होता है कि वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो कार्टिलेज जो टिश्यू होते हैं उस पर जाकर के एक्शन लेती है, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर हम प्रेगनेंसी में दे दिए तो जो फीटस है उसके अंदर जो कोलेजन है, जो जिससे वो कोलेजन बनते हैं, वो कोलेजन को डैमेज कर देगा। तो फीटस कोलेजन को डैमेज करते हैं, इसलिए इसका हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ठीक है नहीं देते हैं, ठीक है।
प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट एक न्यूबॉर्न विद डेवलप विद क्लेफ्ट पैलेट सेप्ट एडीए एएसडी है क्लेफ्ट लिप विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग लाइक कंज्यूम द मदर कॉज द कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। देखो जो ESD है क्लेफ्ट लिप है क्लेफ्ट पैलेट है, तो ये सब साइड इफेक्ट होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। अगर उसने आइसोट्रेटिनोइन यूज किया है तो उसके अंदर वो हो सकता है। तो आइसोट्रेटिनोइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्ने भी किस तरीके से, 4 तरीके के एक्ने हो सकते हैं, ठीक है। 4 तरीके के एक्ने होते हैं, उनकी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है वो कॉमिडोन, सेकंड इज द पेपुलर, थर्ड इज द पॉस्ट्यूल और फोर्थ इज द नोडुलर, ठीक है। तो जो कॉमिडोन होते हैं उसमें देते हैं टॉपिकल रेटिनोइड, और सेकंड है वो होते हैं पेप्यूल्स में देते हैं टॉपिकल रेटिनोइड प्लस कोई भी एंटीबायोटिक, और थर्ड में देते हैं सिस्टमिक रेटिनोइड्स, ठीक है। और फोर्थ में जो होते हैं नोडुलर होते हैं उसमें आइसोट्रेटिनोइन देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्ने की 4 स्टेजिंग होती है। फर्स्ट इज द कॉमिडोन, पॉस्ट्यूल, पेप्यूल्स और द नोडुलर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो फोर्थ में जो फोर्थ ग्रेड है वो आइसोट्रेटिनोइन का सीवियर साइड इफेक्ट है। इसको प्रेगनेंसी में ये टेरेटोजेनिसिटी करती है। तो ये टेरेटोजेनिसिटी किस तरीके से क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और द ESD कर सकता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को देख करके कर सकते हैं कि आइसोट्रेटिनोइन को कॉन्जेनाइटल एनोमलीज में नहीं देते क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 years old was recently diagnosed with the coronary artery disease. There is no risk added. LDL value is the 150 और the single drug must be appropriate. पहले तो ये बताओ LDL अपने हाई लेवल ऑफ LDL अच्छा है या बुरा है। HDL का LDL होता है, अगर LDL की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो हम उसको हाइपर लिपिडेमिया मानेंगे, ठीक है। अगर HDL आपका मिनिमम से मिनिमम 40 होना चाहिए, अगर 40 से कम है तो वो बेकार है क्योंकि HDL इज द गुड फॉर आवर हेल्थ। और उसी तरह कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 25 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वैल्यू एग्जाम में पूछते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और कौन सा मार्कर क्या होना चाहिए, ठीक है। और LDL ज्यादा है तो लिपिडेमिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिसलिपिडेमिया के लिए हम क्या ऑर्डर करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो लिपिड के क्लॉट्स बन जाते हैं, तो उनके क्लॉट्स को तोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टेटिन का यूज करते हैं। कोई भी स्टेटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्टेटिन, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटिन, तो स्टेटिन का यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है कि LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिसलिपिडेमिया करेक्ट करता है, ठीक है, डिसलिपिडेमिया को करेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द अमंग ड्रग्स यूज द XDR TB, ठीक है। XDR TB के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि आइसोप्रेलिन नहीं, डोपामिन नहीं, प्रोपेनोलोल नहीं, हाइपरटेंशन, माइग्रेन वगैरह, प्रोफाइलेक्सिस, इन सब चीजों में यूज होता है, ठीक है। और डोपामिन की एक चीज है कि अगर डोपामिन का डोज क्या दे रखा है, हाई दे रखा है, लो दे रखा है। तो डोपामिन क्या होता है कि लो डोज पर वेजोडाइलेटर की तरह एक्ट करता है और हाई डोज पर वेजो कंस्ट्रिक्शन की तरह एक्ट करता है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। और ये है कि जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस TB है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन। लेवोफ्लॉक्सासिन का कैसा डोज होना चाहिए, लो या हाई डोज ऑफ द लेवोफ्लॉक्सासिन का यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ द TB में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ड्रग शुड बी यूज्ड टू द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द क्लोज कांटेक्ट टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर आप उसके क्लोज रिलेटिव है तो आपको TB होने के इन्फेक्शन है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रोफाइलैक्सिस में क्या क्या ले सकते हैं, रिफाम्पिसिन ले सकते हैं, सेफ्ट्रियाजोन ले सकते हैं और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें आप ले सकते हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस में TB के लिए, ठीक है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीकोलर्जिक सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड टू द कॉम्बैट मोशन सिकनेस। कॉम्बैट मोशन सिकनेस में देते हैं स्कोपोलामिन या हायोसिन, जो होते हैं मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस है कॉम्बैट, ठीक है। और
एसिटाजोलामाइड कहाँ देते हैं, तो स्कोपोलामाइन है वो मॉर्निंग सिकनेस, कॉम्बैट माउस के अंदर देते हैं, और जो एसिटाजोलामाइड है वो माउंटेन सिकनेस में देते हैं। मॉर्निंग सिकनेस में क्या देता है, डोक्सालामाइन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 46 क्वेश्चन है, ऑल ड्रग्स आर द मेटाबोलाइज्ड बाय द एसिटाइलेशन। कौन कौन सी ड्रग्स है जो एसिटाइलेशन से नहीं होती है, वो है, इसका आंसर है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं होती है, सल्फेरामाइड बाकी सब चीजें हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है, एफिकेसी इज कंफर्म्ड बाय द विच क्लिनिकल ट्रायल। देखो, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, इनमें क्या होता है, फेज फर्स्ट में मेजर क्वांटिटी लेते हैं और इसके अंदर एफिकेसी चेक नहीं होती है। ठीक है, फेज 2 में 20 से 20 टू 200 की क्वांटिटी लेते हैं, इतने लोगों के ऊपर सर्वे किया जाता है और उसके अंदर एफिकेसी स्टार्ट की जाती है, टू बी स्टार्ट और इनिशिएट। और फेज जो 3 है उसके अंदर कंफर्म किया जाता है एफिकेसी को। ठीक है, और फेज 4 होता है, उसके अंदर रेयर साइड इफेक्ट वगैरह उसको देखा जाता है और पोस्ट मार्केटिंग को। तो इस तरीके से, तो इसमें पूछा एफिकेसी इज कंफर्म्ड नॉट इनिशिएट, कंफर्म, तो कंफर्म होता है फेज 3 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द मोर पोटेंट। एक्स वाई जेड 3 ड्रग है, इसमें से मोर पोटेंट कौन सी है, एक बताओ। एक होती 10 mg की जो डोज है वो ड्रग है, और एक 100 mg की, बट दोनों का जो एक्शन और जो इफेक्ट है वो सेम है। तो जिसकी एफिकेसी किसकी ज्यादा है, जिसका डोज ज्यादा है और सेम इफेक्ट वो, या जिसका डोज कम है लेकिन इफेक्ट उसका अच्छा है तो वो। तो इस तरीके से तो एक्स है, इसका जो डोज है वो कम है, और वाई का डोज कम है, वाई का इसके बाद है, फिर जेड का सबसे ज्यादा डोज है, लेकिन एक्स का लो डोज में इतनी एफिकेसी दिखा रही है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा मोर पोटेंट कौन सी हुई, मोर पोटेंसी किसकी दिखाई, जो कम डोज में ज्यादा काम किया। तो इस तरीके से तो एक्स है वो मोर पोटेंट है लो डोज में। तो इस तरीके से डोज बढ़ता जाता है तो उसकी पोटेंसी कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये थे इस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो मतलब कि मतलब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन।